तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा एकेडमी आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहा हूं। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एसी फंडामेंटल है। तो एसी फंडामेंटल चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये चैप्टर में। तो कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो सारे डिटेल हम लोग वन बाय वन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं। तो एसी फंडामेंट का तो 20 चैप्टर हम लोग क्वेश्चन पहले डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज नॉट ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं बोल सकते। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोला मैंने? ऐसे क्वेश्चन, आपने सही सुना माय डियर, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा ओपीटीसीएल एग्जाम में। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन योर एग्जाम। ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम ऐसी फंडामेंटल शुरू करने से पहले, क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ऐसी फंडामेंटल चैप्टर में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वही चैप्टर आज इंपॉर्टेंट, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट और ऐसी फंडामेंटल में कितना चैप्टर आज से है समझ में आ रहा है। हाउ मेनी चैप्टर विल कम्स इन ऐसी फंडामेंटल। देखिए ऐसी फंडामेंटल में बेसिकली 5 चैप्टर है। बेसिकली 5 चैप्टर, एक्चुअली 7 चैप्टर है, लेकिन जो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए हम लोग 7 चैप्टर पढ़ाते हैं। बट आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए 5 चैप्टर इज मोर देन इनफ, बहुत सारे, बहुत है। तो इसलिए हम लोग जो एसी फंडामेंटल पढ़ेंगे, एसी फंडामेंटल पहला चैप्टर है। हम लोग आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्म फैक्टर क्या है, पीक फैक्टर क्या है, कौन सा वेब का आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू सेम है, किसका ज्यादा है, फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ये सारे। दिस इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ते हैं? रेजिस्टेंस थ्रू दी एसी, रेजिस्टेंस करंट थ्रू दी एसी, करंट थ्रू दी इंडक्टर, करंट थ्रू दी कैपेसिटर, व्हाट द पावर कंज्यूम प्योर सर्किट क्या है, पावर कंज्यूम प्योर इंडक्टर सर्किट क्या है, पावर कंज्यूम प्योर कैपेसिटर क्या है, ये सारे चीज हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? आरएल सीरीज सर्किट क्या है, आरसी सीरीज सर्किट क्या है, आरएलसी सीरीज सर्किट क्या है, पावर क्या है, पावर फैक्टर क्या है, एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, अपरेंट पावर क्या है, पावर फैक्टर क्या है, एसी सीरीज सर्किट फॉर्मूला क्या है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये सारे चीज हमने एसी फंडामेंटल का 3rd चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एसी फंडामेंटल रहे कितना चैप्टर भाई? 3 चैप्टर। ठीक है, देन हम चलते हैं चौथा चैप्टर इज थ्री फेज सर्किट। चौथा चैप्टर इज थ्री फेज सर्किट चौथा चैप्टर है। 5वां चैप्टर है रेजोनेंस सर्किट। थ्री फेज सर्किट हम लोग क्या पढ़े हैं? थ्री फेज सर्किट में डिफरेंट टाइप फेज पढ़ा। फेज क्या है, थ्री फेज क्या है, the total current emitting at the point equal 0, the incoming current equal outgoing current, बैलेंस क्या है, ऑन बैलेंस क्या है, स्टार क्या है, डेल्टा क्या है, प्राइमरी कलर क्या है, बैलेंस क्या है, ऑन बैलेंस क्या है, व्हाट द पावर कंज्यूम थ्री फेज सर्किट, कैसे पावर को कंज्यूम करते हैं, पावर मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, द पावर मेजरमेंट थ्री फेज सर्किट बाय सिंगल वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड, इसका सारे फॉर्मूला। ठीक है, सारे चीज। और वाट मीटर को कैसे कनेक्शन करेंगे, फेज टू न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे कि फेज के फेज कनेक्शन करें, सारे चीज हमने बताया है। देन हम चलते हैं रेजोनेंस सर्किट को। नेक्स्ट चैप्टर हम चलते हैं रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट में क्या है? द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस सर्किट क्या, व्हाट द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, टोटल रेजिस्टिव सर्किट है कि क्या है, तो रीजनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, F0 = 1/2 पाई रूट ऑफ LC, और आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है, आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, टाइम इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इक्वल 1 अपॉन टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल, ये सारे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, सारे इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है, सारे चीज हमने बताया है। कौन सा में? एसी फंडामेंटल में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द एसी फंडामेंटल विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसका रोल ज्यादा है इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में आपको क्या फोकस करना है? आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम और मशीन, तीनों चैप्टर को आप बढ़िया से तैयारी करना। उसके साथ साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा चैप्टर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ओपम, एसीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, मॉसफेट क्या है, छोटा मोटा क्वेश्चन आपको तैयारी करके जाना, आराम से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपको कोई दिक्कत है आ रहा है, यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, उसमें 1999 का एक कोर्स खरीद लीजिए, सारे आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग है ना 1 बाय 1 करके हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? पहले क्वेश्चन नंबर 1 के देखिए, हम 1 बाय 1 जाते हैं। व्हाट इज द पावर कंज्यूम इन ए गिवन सर्किट, एक सर्किट दिया हुआ है,
एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है व्हाट द पावर कंज्यूम इन ए प्योर गिवन सर्किट, ये सर्किट का पावर कंज्यूम क्या है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले जब क्वेश्चन को सॉल्व करने से जाओगे, जाने से पहले क्वेश्चन को बराबर पढ़ना। स्टेप नंबर 1, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आपको रीड क्वेश्चन केयरफुली, आराम से आपको केयरफुली है ना भाव में आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ना। नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, अप्लाई फॉर्मूला को, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला। एंड स्टेप नंबर 3 एंड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्व, मतलब फाइंड आउट द आंसर, आपको आंसर निकालना है, ठीक है, आंसर को निकाल। दिस इज द 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन रीड केयरफुली। सेकंड स्टेप क्या है, अप्लाई फॉर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नंबर 3 आंसर, उसका आंसर आपको फाइंड करके निकालना है, ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। तो पहले हम करके पावर कौन पहले चलते हैं, क्या है, पहले क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लिया। सेकंड स्टेप में क्या है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, व्हिच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई हियर, कौन सा फॉर्मूला है माय डियर। तो पावर कंज्यूम कैसे होगा, पावर कंज्यूम हमारे पास 3 फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू बी इंटू आई, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और पावर इक्वल टू क्या है, भी स्क्वायर बाई आर। 3 फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल है, ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रेजिस्टेंस निकालना है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको करंट निकालना है। देन करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट द पावर, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट द पावर। क्लियर हो गया पहला स्टेप। तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल, दिस 2 सर्किट आर द पैरेलल, तो 2 सर्किट क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्लियर हो गया, दोनों सर्किट पैरेलल के लिए इसका फॉर्मूला है। तो आर इक्वल कैसे निकालेंगे, आर इक्वल माय डियर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये क्या दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो इसका पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो आर इक्वल कैसे निकालेंगे दोनों का, 30 इंटू 20 बाई 30 प्लस 20, कितना हाला ना 600 बाई कितना है 50 है, कितना हाला 12 ओम, कितना है 12 ओम रेजिस्टेंस किसका, ये दोनों का मिला के 12 ओम हुआ। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर टोटल इक्वल टू दी आर टोटल इक्वल टू क्या है 12 प्लस 8 सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्लियर है। देन हम चलते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला पूछ कर, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, सपोज लेट दिस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई, लेट दिस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। व्हाट इज आई, पहले निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकल गया कितना है 20 ओम, पावर इक्वल टू वोल्टेज कितना दिया है 10 वोल्टेज, पावर इक्वल टू क्या है आई स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई कैसे निकालेंगे, आई का पावर इक्वल भी इक्वल टू आई इंटू आर, आई इक्वल टू भी बाई आर। आर कैसे निकालेंगे, वोल्टेज कितना है 10 बाय रेजिस्टेंस कितना है, कितना हुआ 0.5 एम्पियर, ठीक है। अप्लाई फॉर्मूला, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर कितना है 0.5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 20, तो मतलब क्या है, तो दिस इज दी 1/4 इंटू 20 इक्वल टू कितना है 5 वाट। हो गया क्लियर, ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया। दूसरी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरी फॉर्मूला क्या है, हमको क्या आंसर कितना हुआ 5 वाट, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द आंसर 5 वाट। दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहला फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। दूसरी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरी फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू भी स्क्वायर इंटू आर, पावर इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर, पावर इक्वल क्या है, पावर इक्वल फॉर्मूला भी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो वोल्टेज कितना दिया है 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस कितना है 20, कितना हो गया, तो कितना 5 वाट आ गया ना। तो जो फॉर्मूला आप अप्लाई करें, व्हिच फॉर्मूला यू कैन वांट, जो फॉर्मूला अप्लाई करें द आंसर विल सेम है ना। तो व्हाट द आंसर, द पावर, द टोटल पावर कंज्यूम, द टोटल पावर कंज्यूम इन अ सर्किट इक्वल टू 5 वाट, नॉट किलोवाट, 5 वाट, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व मैंने कैसे किया, ओनली सॉल्व किया, ओनली अप्लाई द फॉर्मूला, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल होगा तो उसका पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किया,
अप्लाई किया। पावर कैसे निकालेंगे, पावर अप्लाई करेंगे तीन फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने किया। जो फॉर्मूला आपको सुइटेबल लगे वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल पावर कंज्यूम इन ए सर्किट। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 14.5 ओम रेजिस्टेंस। तीनों रेजिस्टेंस दिया है, 14.5 ओम रेजिस्टेंस, 25.5 ओम रेजिस्टेंस और 60 ओम रेजिस्टेंस। एक वोल्टेज सोर्स दिया है, कितना वोल्टेज सोर्स, 200 वोल्टेज, 200 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स दिया है। क्या पूछ रहा है, ये 14.5 का जो रेजिस्टेंस है ना, इसमें अक्रॉस में आप वोल्टेज निकालिए, इसमें अक्रॉस में आप वोल्टेज निकालिए। सपोज तीनों रेजिस्टेंस सीरीज होगा, सपोज तीनों रेजिस्टेंस सीरीज होगा तो व्हाट द नेट रेजिस्टेंस, सपोज R1, ये R2, ये R3। हमको क्या पूछ रहा है, इसे वोल्टेज V1 है, इसे वोल्टेज V2 है, इसे वोल्टेज V3 है और नेट वोल्टेज कितना है माय डियर, नेट वोल्टेज इक्वल V। हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि इसका वोल्टेज V1 निकाले। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा ये वोल्टेज रूल, वोल्टेज डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे कि करंट डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे। तो मैंने बताया था सीरीज सर्किट में करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। जो वोल्टेज डिफरेंट होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल एप्लीकेबल होगा सीरीज सर्किट में। पहला क्लास में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास है, मैंने बताया आपको VDR क्या है, वोल्टेज डिवाइड रूल क्या है और करंट डिवाइड रूल क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये वोल्टेज V1 कैसे निकालेंगे, V1 निकालेंगे आपको फॉर्मूला नेट वोल्टेज V, जो वोल्टेज अप्लाई किया टोटल वोल्टेज, जो वोल्टेज रेजिस्टेंस R1 बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज आल्सो VDR, वोल्टेज डिवाइडर रूल। क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया, समझ में। तो ये एक हम वोल्टेज निकाल देंगे कि वोल्टेज V1 इक्वल नेट वोल्टेज कितना है 200, कोई एक से निकालना है 14.5 बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है 14.5 प्लस 25.5 प्लस 60 ओम। हो गया क्लियर। तो कितना है 200 इंटू कितना है 14.5, ये कितना हुआ, व्हाट इज दिस, ये कितना हुआ 5 5 10, 2 को 3 का 4, दिस इज 100, ऐसे 100। ठीक है ना, 100 ओम। ठीक है, 100 ओम। तो कैंसिल कर दिए, कितना हुआ 2, कितना 29 वोल्टेज। ठीक है, तो व्हाट इज वोल्टेज एकस 14.5 वोल्ट इज इक्वल टू कितना है 29.0 वोल्ट। दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आंसर को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ओनली फॉर्मूला। आपको पहले सारे फॉर्मूला को एक पेपर में लिख के आपको सारे को याद रखना है। यू कैन बाय हार्ट द फॉर्मूला, देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कोई क्वेश्चन पूछेगा करंट डिवाइड बारे में पूछेगा, कि ये पूछेगा क्या है वोल्टेज डिवाइड बारे में पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन आप पूछेगा तो आप आराम से फॉर्मूला अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। व्हाट द आंसर, आंसर इज 29.0 वोल्ट, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 3 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस ए इंडक्टर इज इंक्रीज देन करंट विल क्या है। समझ में आया, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाई वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, सपोज कोई इंडक्टर में कोई इंडक्टर, सपोज इसे इंडक्टर, सपोज एक इंडक्टर, क्वेश्चन को पहले ध्यान देकर पढ़िए। ये इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई दी, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या मैंने पूछा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस ए इंडक्टर इज इंक्रीज। सपोज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा देन करंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा। ठीक है, समझ में आया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा। व्हाट इज रिलेशन, अरे फ्रीक्वेंसी और करंट रिलेशन क्या है, हाँ रिलेशन है। व्हाट इज द वोल्टेज, देखिए वोल्टेज V इक्वल टू फॉर्मूला I डॉट एक्सएल। ठीक है, ये फॉर्मूला है V इक्वल टू I डॉट एक्सएल। ठीक है, व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल इक्वल टू क्या है 2 पाई f इंटू एल, 2 पाई f इंटू एल, मतलब 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो व्हाट द इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, घटेगा। समझ में आया, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस घटेगा, ये फॉर्मूला है। दिस इज आल्सो कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल इक्वल 2 पाई f इंटू एल, एल क्या है सिंपल इंडक्टर, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, 2 पाई यदि नंबर, एक्सएल इक्वल 2 पाई f इंटू एल। क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, देन व्हाट इज द करंट, ये फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द करंट I इक्वल टू V बाई एक्सएल।
V इक्वल टू एक्स। समझ में? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना। तो ये इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा? करंट होगा डिक्रीजेस। समझ में? क्लियर हो गया? व्हाट द आंसर? द आंसर इज ए द करंट विल बी डिक्रीज, है ना। समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करोगे ये आपको पता नहीं चलेगा, पहले पता नहीं चलेगा व्हाट द इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या, ये फ्रीक्वेंसी करंट का रिलेशन क्या है। तो ऐसे पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर, सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सएल इक्वल टू पाई एफ इंटू एल, वी इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू वोल्टेज वी इक्वल टू आई डॉट एक्सएल, एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी, है ना। समझ में? ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखोगे तब जाके आंसर होगा, नहीं तो आंसर नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फॉर 3 फेज लोड बैलेंस कंडीशन, फॉर 3 फेज लोड बैलेंस कंडीशन ईच फेज है द सेम वैल्यू। समझ में? समझ मैंने बताया था, सपोज स्टार में, सपोज बैलेंस सर्किट में ना, ये कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से आया है? 3 फेज सर्किट में आया है। ये कौन सा चैप्टर में आया? माइंड ये 3 फेज सर्किट में आया। 3 फेज सर्किट मैंने आपको बताया था दो कंडीशन है, वन इज द बैलेंस कंडीशन एंड अदर इज ऑन बैलेंस कंडीशन। स्टार होगा तो बैलेंस होगा, डेल्टा होगा भी बैलेंस होगा। तो बैलेंस का कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस सर्किट, है ना। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है? सपोज हम चलते हैं स्टार को, सपोज दिस इज द स्टार, है ना, सपोज दिस इज द स्टार, है ना, सपोज दिस इज द स्टार, सपोज दिस इज द स्टार, दिस इज आर, है ना, दिस इज आर एंड दिस इज द वाई एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड बी, है ना। तो ये Z1 है, लेटर को Z1, दिस इज आल्सो कॉल्ड Z2 एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड Z3 एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल, इसको क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। दिस इज स्टार अरेंजमेंट, ठीक है। हमने स्टार अरेंजमेंट किया। मैंने क्या बोला आपको? बैलेंस कंडीशन क्या है? व्हाट इज द बैलेंस कंडीशन? बैलेंस का 3 कंडीशन मैंने बताया था। इंपीडेंस सेम होना चाहिए, पहला क्या है? तीनों का इंपीडेंस सेम होगा, Z1 Z2 Z3 सेम होगा, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। सेकंड पॉइंट क्या है? बैलेंस सेकंड पॉइंट क्या है? उसका पावर फैक्टर भी सेम हो सकता है ना, सेम हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? द फेज एंगल, दो कंडीशन है मेनली, पहला है इंपीडेंस सेम होगा, सेकंड क्या है? द फेज एंगल, इसके बीच में जो एंगल है, इसका बीच में जो एंगल है, the angle will be same, the angle will be 120 this is the two condition of a balance circuit, ठीक है। पहला क्या है? आपको इंपीडेंस सेम होना चाहिए, सेकंड क्या है? इंपीडेंस सेम होना चाहिए, सेकंड क्या है? एंगल सेम होना चाहिए। सपोज इंपीडेंस होगा तो रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा, दिस तीनों मिला के इंपीडेंस, समझ में? तो इंपीडेंस भी सेम होगा। सपोज कोई डीसी होगा, कोई इंडक्टर कैपेसिटर नहीं होगा, ओनली रेजिस्टर होगा, तो भी रेजिस्टर भी सेम होगा। और पावर, सपोज एंगल सेम होगा तो पावर फैक्टर भी सेम होगा। इसलिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इंपीडेंस सेम हो रहा है, रेजिस्टेंस सेम हो रहा है, पावर फैक्टर भी सेम हो रहा है। सो व्हाट इज दिस कंडीशन? तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो दैट द कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। लेकिन बैलेंस कंडीशन के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन इज कॉल्ड योर फेज एंगल एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द 3 फेज का जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस। सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, बैलेंस किसको बोलते हैं, ऑन बैलेंस से किसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नेगेटिव टेंपरेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, है ना। तो नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट किसको बताया था मैंने? व्हाट द नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट? नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट मतलब क्या है? दिस इज द इंसुलेटर इलेक्ट्रोलाइट बोथ एंड कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट है क्या, इंसुलेटर है क्या, कंडक्टर है क्या, कौन सा है? दिस इज 4 ऑप्शन। वन ऑप्शन इज द इंसुलेटर, नंबर ए इज इंसुलेटर, नंबर 2 इज इलेक्ट्रोलाइट, नंबर सी बोथ एंड नंबर डी इज आल्सो कंडक्टर, नंबर डी इज कंडक्टर। समझे? दिस इज व्हाट इज द नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट ना। नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट क्या? व्हाट इज द नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट? नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेंपरेचर क्या है? डिक्रीज होगा। टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट। टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड योर नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट। समझ में? नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बढ़ेगा
टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, दिस इज नेगेटिव। इंसुलेटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, दोनों होगा। इलेक्ट्रोलाइट इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, समझ में है ना, इलेक्ट्रोलाइट इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, एंड इंसुलेटर इज आल्सो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो व्हाट द आंसर, आंसर इज बोथ है ना। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलेटर, आपको पता है इंसुलेटर इज आल्सो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, व्हाट द आंसर, आंसर इज सी, समझ में है ना। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना। तो व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डीसी वोल्टेज, आपको पता है, बचपन से पता है आपको, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, डीसी का फ्रीक्वेंसी कुछ है नहीं, तो डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या, व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज आल्सो कॉल्ड 0 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज आल्सो, दिस इज वेरी वेरी सिली क्वेश्चन, वेरी वेरी माइन्यूट क्वेश्चन, ठीक है। ये दिस इज आईक्यू क्वेश्चन, आप इसको आंसर दे सकते हो, ठीक है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द रिएक्टेंस ऑफ ए 2 हेनरी चोक कॉइल एट 100 हर्ट्ज क्या है। व्हाट द रिएक्टेंस, मैंने बताया इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई 2 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कितना है 100, हेनरी कितना है 2 दिया है, तो कितना होगा 6.28 इंटू 100 इंटू 2, कितना बोलिए, है ना, तो कितना हुआ है ना। सो दिस आंसर इज दो कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 16 5 1265 है ना, सो 1256, दिस इज द आंसर। पुट फॉर्मूला गेट आंसर, इसके लिए क्या है, ओनली फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ एल, पुट फॉर्मूला गेट आंसर, एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ इंटू एल, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, चोक दे दिया है, इंडक्टेंस हेनरी कितना है, इंडक्टेंस यूनिट क्या है हेनरी, एल का वैल्यू क्या है 2 हेनरी दिया है, 2 हेनरी, एच मतलब हेनरी, चोक कर दिया है, फाइंड आउट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, फाइंड आउट द रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है डी। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव कंपोनेंट, मैंने बताया एक्टिव, द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज एक्टिव कंपोनेंट, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज आल्सो पैसिव कंपोनेंट। इंडक्टर एक्टिव एलिमेंट क्या है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ऑल आर द पैसिव एलिमेंट, बच्चा क्या है डायोड, डायोड इज एक्टिव एलिमेंट है ना, जो द्वारा करंट फ्लो हो रहा है, जिससे आल्सो डायोड कब करंट फ्लो होगा, फॉरवर्ड बायस से डायोड करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस में डायोड में करंट फ्लो नहीं होगा। तो डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है दिस इज द एक्टिव एलिमेंट, बाकी ऑल आर द पैसिव एलिमेंट, दिस इज द पैसिव एलिमेंट, इंडक्टर इज द पैसिव एलिमेंट, कैपेसिटर द पैसिव एलिमेंट, रेजिस्टर इज द पैसिव एलिमेंट एंड डायोड इज ओनली फॉर द एक्टिव, द आंसर इज 8 का डी है, ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते ना है, फॉर ए डीसी वोल्टेज, फॉर ए डीसी वोल्टेज, इंडक्टर हमें डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इंडक्टर को, वो क्या होगा, डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इंडक्टर, पहला कंडीशन क्या है, वर्चुअली शॉर्ट सर्किट होगा कि वर्चुअली ओपन सर्किट होगा, कि डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी, कि डिपेंड्स ऑन द करंट। देखिए पहले जब हम इंडक्टर में एसी अप्लाई करते थे, व्हाट हैपन व्हेन अप्लाई एसी टू द इंडक्टर, इनिशियल कंडीशन द इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट है ना, कुछ समय के बाद इंडक्टर क्या होगा शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन जब हम अप्लाई करेंगे डीसी, व्हाट हैपन द इंडक्टर बिहेव्स एज ए वर्चुअली शॉर्ट सर्किट, दिस इज वर्चुअली शॉर्ट सर्किट। इसको क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, डीसी वोल्टेज हम इंडक्टर अप्लाई करेंगे, ये बिहेव्स एज ए वर्चुअली शॉर्ट सर्किट का ये बिहेव करेगा, द आंसर इज 9 का ए है, ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है नहीं शायद, हाँ। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल कैन इंक्रीज है ना, द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल कैन बी इंक्रीज इनके द कोर लेंथ यूजिंग कोर मेटल द हाई रिलेटिव परमेबिलिटी, reducing the number of the turns and any one of the above, ठीक है। ये फॉर्मूला द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, फॉर्मूला क्या है, व्हाट द एल फॉर्मूला, एल इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर ए एन स्क्वायर बाई एल, ये फॉर्मूला मैंने लिखा था, ये फॉर्मूला मैंने लिखा था, व्हाट द सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर ए एन स्क्वायर बाई एल, म्यू जीरो म्यू आर दिस इज आल्सो कॉल्ड परमेबिलिटी, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, एन इज द नंबर ऑफ द टर्न्स, एल इज द लेंथ, एल इज द लेंथ, समझ में, इनके द कोर लेंथ ना, समझ में, इंक्रीज दी कोर लेंथ, कोर का लेंथ इंक्रीज होगा, यूजिंग कोर मटेरियल, कोर मटेरियल हम लोग को बढ़ा सकते हैं, परमेबिलिटी, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द टर्न्स, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टर्न्स है ना, और एनी वन ऑफ द अबव, क्या करेंगे तो द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, कॉइल का इंडक्टेंस बढ़ सकता है, ठीक है, समझ में है ना, क्लियर हो गया। द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल कैन बी इंक्रीज, द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल कैन बी इंक्रीज है ना, कैसे करें, इनकी द कोर लेंथ, कोर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, यूजिंग कोर मेटल द हाई रिलेटिव परमेबिलिटी, कोर मेटल ज्यादा बढ़ाएंगे, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द टर्न्स एंड एनी ऑफ द अबव, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। देखिए एल क्या है, एल इक्वल म्यू जीरो म्यू आर ए एन स्क्वायर बाई एल, नंबर टर्न्स बढ़ाएंगे
तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, परमेबिलिटी बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हाई परमेबिलिटी कोर, ये क्या है, इनकी दी कोर लेंथ लिखा है, जब कोर लेंथ डिक्रीज होगा तब जाके इंडक्टेंस बढ़ेगा। हाई परमेबिलिटी बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस बढ़ेगा। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टर्न्स लिखा है, मतलब इंक्रीज द नंबर टर्न्स होगा तो इंडक्टेंस कॉइल का बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो व्हाट इज दिस, द आंसर इज बी। तो यू कैन रीड केयरफुली, आप आराम से क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। सपोज आपको ये फॉर्मूला पता नहीं, आप क्या करोगे, एनी ऑफ द अबव मार्क के आओगे, 11 का डी एनी ऑफ द अबव मार्क होते, व्हाट द आंसर, L इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर ए एन स्क्वायर बाई एल। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके, इसलिए फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिना फॉर्मूला में कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए पहले फॉर्मूला को पढ़िए आराम से। प्रथमे कौन करियो, प्रथम स्टेप हो तुम सारे फॉर्मूला गोटे पेपर लिखिकी ताकू रट्टा मारो, अभ्यास करो, घोषी पकाओ, तापर आराम से आगे आगे बढ़ो। ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एन इंडक्टर स्टोर एनर्जी, मैंने बताया था इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट, बताया था। अब कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, विथ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में होगा। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी स्टोर एंड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, द आंसर इज डी। देखिए क्वेश्चन मैंने वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, छोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चन है, समझ आए, इसलिए ऐसे टाइप क्वेश्चन को आपको आंसर दे सकते हो, कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कौन होगा, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन एंड मैग्नेटिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऑल ऑफ दिस है, और एक आंसर नहीं दिया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस क्वेश्चन ए छोड़ दिया, क्वेश्चन ए छोड़ दिया, इसमें द कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिखा है ना, सो दिस ए है, आंसर है द कैपेसिटर एनर्जी स्टोर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, डायलेक्ट्रिक में, ऑल ऑफ द अबव में नहीं होगा। ठीक है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कहां पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट क्या है, कैपेसिटर है, आइडियल करंट सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ऑल ऑफ द मैंने बताया, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटी, पैसिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डायोड है, एम्पलीफायर है, ट्रांसड्यूसर, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट क्या है, व्हिच द पैसिव एलिमेंट, द कैपेसिटर इज द पैसिव एलिमेंट, देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, वी कैन आराम से उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया था किर्चॉफ्स लॉ, किर्चॉफ्स लॉ कहां एप्लीकेबल होगा, किर्चॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल पैसिव नेटवर्क ओनली, AC सर्किट ओनली, DC सर्किट ओनली, बोथ एंड DC से, बोथ AC एंड DC सर्किट दोनों के लिए अप्लाई होगा। किर्चॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल बोथ AC एंड DC, ऐसे नहीं जो खाली DC के लिए एप्लीकेबल है। किर्चॉफ्स दो लॉ है, करंट लॉ एंड दी वोल्टेज लॉ, KCL किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, KCL केवल एप्लीकेबल बोथ AC एंड DC। ठीक है, बोथ AC एंड DC। देन हम चलते हैं, किर्चॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट, लंप्ड पैरामीटर, पैसिव एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, किर्चॉफ्स लॉ है ना, पहले क्या बताया, किर्चॉफ्स लॉ कहां एप्लीकेबल होगा, बोथ AC एंड DC, और किर्चॉफ्स लॉ कहां एप्लीकेबल नहीं है, किर्चॉफ्स लॉ नॉट एप्लीकेबल टू द लंप्ड पैरामीटर। लंप्ड पैरामीटर क्या है, लंप्ड पैरामीटर मतलब क्या है, लंप्ड पैरामीटर मतलब क्या है, तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस वैल्यू कांस्टेंट रहेगा एट पर्टिकुलर डिस्टेंस में, इसको बोलते हैं लंप्ड पैरामीटर। वेरी करेगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस वेरी करेगा, इसको बोलते हैं क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। नॉन लीनियर रेजिस्टर, नॉन लीनियर रेजिस्टर मतलब जो रेजिस्टर लीनियर नहीं है, उसके लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं, कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, पैसिव एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, लंप्ड पैरामीटर के लिए एप्लीकेबल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर एप्लीकेबल होगा, लेकिन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन लीनियर रेजिस्टर के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो किर्चॉफ्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। सो हम चलते हैं, इसकी ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, किर्चॉफ्स लॉ, किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या है, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, कहां एप्लीकेबल होगा, है ना, कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये सारे चीज हमको देखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच हैव हैविंग द सेम पावर फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका फॉर्म फैक्टर पावर फैक्टर एक होगा, व्हिच हैविंग द सेम फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, सम फैक्टर कौन सा हुआ है, ट्रायंगल वेव होगा कि स्क्वायर वेव होगा कि साइनसॉइडल होगा कि नॉन ऑफ दिस, मैंने बताया था स्क्वायर वेव का आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू सेम है, 1 1 है, तो इसलिए उसका फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर हमेशा सेम है, दिस इज द स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर द आंसर इज बी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18, इन आरएल सर्किट हैविंग वैल्यू ऑफ आर दे दिया, एल दे दिया, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, आरएल दे दिया, आरएल सीरीज सर्किट पूछ रहा है, फाइंड आउट द
आर एल दे दिया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। सीरीज सर्किट में फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, आर एल सर्किट में। पहले आर एल सर्किट में आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट द फ्रीक्वेंसी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, समझ, दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी। आर एल सर्किट दे दिया और क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी निकालिए। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन द टाइम पीरियड, ये टाइम है। तो आर एल सर्किट टाइम कैसे निकालेंगे, टी इक्वल टू एल अपन आर, फॉर्मूला टी इक्वल टू एल अपन आर। तो व्हाट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी इक्वल टू क्या है, आर बाई एल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, आर कितना है 20 ओम है, एल कितना है 5 × 10⁻³ हेनरी, मिली हेनरी मतलब 10⁻³ पुट कीजिए फ्रीक्वेंसी 20 इंटू ऊपर चला गया 10⁻³ ये 50 कितना 4 है। तो फ्रीक्वेंसी कितना है 4000 हर्ट्ज होना चाहिए, 4000 हर्ट्ज होना चाहिए। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएलसी, दिस 4000 होगा, 4000, ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो 20 ओम है, 20 है ना, 20 by 5 × 10⁻³ हेनरी, द आंसर इज 4000 ओम, 4th नॉट 400 ओम, दिस इज 4000। इसलिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जानना पड़ेगा आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है। मैंने बताया था सारे फॉर्मूला, आरएल सर्किट टाइम कांस्टेंट टी इक्वल एल बाई आर, आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट टी इक्वल आर इंटू सी। टाइम कांस्टेंट निकालने के बाद वी कैन फाइंड द फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपन टाइम पीरियड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इन दिस मैनर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन ए बैलेंस डेल्टा कनेक्शन, क्या लिखा, इन ए बैलेंस डेल्टा कनेक्शन हैविंग लोड इंपीडेंस दे दिया 1000 ओम, लोड इंपीडेंस कितना दे दिया 1000 ओम। फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग इंपीडेंस स्टार, उसका स्टार का इंपीडेंस निकालिए। मैंने बताया था आपका फॉर्मूला 3 पे सर्किट में, जेड स्टार इक्वल टू जेड डेल्टा बाई 3 फॉर्मूला, द इंपीडेंस ऑफ द स्टार इक्वल टू द इंपीडेंस डेल्टा बाई 3, ये फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला क्या है, देखिए सिंपल फॉर्मूला, जेड स्टार इक्वल टू 1000 बाई 3 इक्वल 3 है ना, 300 है ना, 333 बाई 3 ओम, ठीक है ना, नॉट है ना, समझ में। तो ये आंसर गलत है, समझ में है ना, नो देव, व्हाट द आंसर, आंसर 1000 बाई 3, 1000 बाई 3 जितना होगा, सो दिस इज 333 समथिंग है ना, समथिंग है ना, 330 आसपास कुछ आएगा। तो 1000 बाई 3 जितना होगा उतना है, द आंसर है डी, नो द अबव, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरत है, मैं आपको ओनली फॉर्मूला ऊपर ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। इन ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट दी पावर फैक्टर दी सर्किट क्या है, देखो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में पावर फैक्टर कितना होगा, हमेशा दी पावर फैक्टर हमेशा 1 इन दी व्हाट दी पावर फैक्टर cos पाई इक्वल टू आर अपन जेड है ना। तो सीरीज सर्किट में क्या है, देखिए आर एल सी सीरीज सर्किट है, आर एल सी सीरीज सर्किट में व्हाट इज जेड, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, मतलब जेड इक्वल टू किसके साथ सेम आर, जेड किसके साथ सेम है आर, व्हाट द cos फाई पावर फैक्टर इक्वल टू पावर फैक्टर इक्वल टू आर अपन जेड, दैट इज आर बाई आर is equal to 1. Hence, the any resonant circuit, series circuit हो कि parallel circuit हो, the power factor of the circuit equal to unity. The power factor circuit equal to unity होना जरूरी है। तो मैंने आपको लगभग 19 और 20 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन गलत था और उसका प्रिंट मिस्टेक वजह से, तो मैंने आपका सारे सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया। 20 क्वेश्चन हमने आपका सॉल्व किया, 19 और जब 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व किया उसमें कंक्लूजन हम लोग क्या पहुंचे, इसलिए कंक्लूजन पहुंचे जो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक में कौन सा चैप्टर आ रहा है, पहले उसको ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट क्या है, उसका रिलेटेड सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिलेटेड सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, तब जाके कोई भी टॉपिक उठा के उसका क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, समझ में। सपोज आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, आप रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। सपोज कहाँ घुमा फिरा के पूछ लिया तो आप आंसर दे नहीं पाओगे, सिंपल फेल दी एग्जाम में फेल होगे। आप क्या सोचोगे, अरे रही यार मैंने 2 मार्क में रह गया, कोई 3 मार्क रह गया है, यार मैं बहुत परिश्रम करते किंतु मोर हेला नहीं, कम हेला नहीं। आपको प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर गाइडेंस के अनुसार आपको जाना पड़ेगा, समझ में। जैसे मैंने बताया एससी फंडामेंटल का 5 चैप्टर है, एससी फंडामेंटल का 5 चैप्टर, वो 5 चैप्टर को आपको क्या 5 चैप्टर बोलता है, 5 चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज है
तो उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एसी फंडामेंटल में एसी फंडामेंटल का 3 चैप्टर है, 3 फेज सर्किट, रेजोनेंट सर्किट का सारे फॉर्मूला एक पेपर में लिख के आप आंसर को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, सपोज आज में कुछ आपका कोई प्रॉब्लम है, हम लोग ऑनलाइन बेस शुरू कर रहा है, जिसका रेट था 3000 है, हमने उसको रिड्यूस करके 1000 में 1999 में उसको कर दिया। आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। उसमें क्या कर सकते हो आप, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। हम लोग लाइव क्लास भी ले रहे हैं। लाइव क्लास में आपको बता रहे हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ऑन इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला आपको आ रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो उसका जो OPTCL JMT जो है उसका जो कोर्स है, जिसका फीस है 1999, उसके पे करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएंगे वायरिंग सिस्टम के ऊपर, वायरिंग के ऊपर आएंगे 20-30 क्वेश्चन, नहीं तो पावर सिस्टम, नहीं तो इलेक्ट्रिकल मशीन, ऐसे ऐसे आपके लिए कुछ क्वेश्चन हम आके आएंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए आपका नॉलेज भी इनहांस होगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगा हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्नेहा एकेडमी में आपको स्वागत है दोस्तों अगेन।